हेलो एवरीवन। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 दैट इज इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। अब देखना इस सेक्शन को आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बिकॉज ये सेक्शन बोर्ड मीटिंग का आई कैन से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में सेक्शंस में से है। बोर्ड मीटिंग चैप्टर के अंदर कुछ 3-4 सेक्शंस ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सेक्शन 185 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, सेक्शन 186 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ये सेक्शन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 174 जो कॉरम का सेक्शन था वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, राइट। अब सेक्शन 186 की एक खास बात बता दूं, पूरे चैप्टर के अंदर दो ऐसे सेक्शंस हैं जिसका प्रैक्टिकली भी बहुत ज्यादा रेलेवेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं इवन इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, इवन इन योर प्रोफेशनल लाइफ। एक है सेक्शन 186 दैट इज इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, द सेक्शन वी विल डू राइट नाउ, और दूसरा है सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो अगर कोई दो सेक्शन मुझे चूज करने के लिए बोला जाए जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो मैं बोलूंगा एक सेक्शन 186 दैट इज इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, और दूसरा बताऊंगा मैं सेक्शन 188 दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। अब सेक्शन 186 को जनरली बहुत ही टफ परसीव किया जाता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड परसीव किया जाता है, बट मैं आपको बता दूं बहुत ही ज्यादा आसान सेक्शन है, इतना ज्यादा आसान सेक्शन है कि इससे ज्यादा आसान सेक्शन तो पूरे चैप्टर में नहीं मिलेगा। चलिए ये तो बहुत ज्यादा हो गया खैर, बट एनीवेज द सेक्शन इज टेक्निकल, द सेक्शन इज टफ, बट वी विल मेक इट सिंपल। हम लोग इसे बहुत ज्यादा सिंपल वे से समझेंगे और इसे बहुत ज्यादा सिंपल बना देंगे। थोड़ी बहुत मेहनत मैंने आपके लिए की है, इस सेक्शन के रिटर्न नोट्स आपके लिए ड्राफ्ट किया है, और थोड़ी बहुत मेहनत भी आपको भी करनी है कि आपको मेरे साथ इस सेक्शन के अंदर एक एक शब्द लिखना है जो मैंने यहां लिख रखा है, जो या फिर जो मैं यहां लिखूंगा, आपको भी एक एक वर्ड लिखना है, एक एक शब्द लिखना है। इस सेक्शन को हम लोग बुक से नहीं पढ़ेंगे, इस सेक्शन को हम लोग अपने नोट से पढ़ेंगे, राइट। बुक के अंदर जो लैंग्वेज दी है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दी है, और हम लोग जो डिस्कस करेंगे अपने नोट से डिस्कस करेंगे, और नोट्स के अंदर भी जो लैंग्वेज यूज होगा दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर द एग्जाम पर्पस। आप बुक में क्या करोगे, बुक से आप रीड करोगे, बाद में आप बुक से बाद में रीड करोगे, बट जब भी लर्निंग होगी, लर्निंग हमेशा अपने नोट से होगी, जो नोट्स हमने यहां पे बनाया है। तो देखना, अगर हम बात करें सेक्शन 186 इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये सेक्शन प्रैक्टिकल लाइफ में क्यों इतनी इंपॉर्टेंस रखती है। एक कंपनी जब भी किसी को लोन देगा सेक्शन 186 लग जाएगा, एक कंपनी जब भी दूसरा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा तब भी सेक्शन 186 लग जाएगा, एक कंपनी जब अपने सब्सिडरी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कराएगा तब भी सेक्शन 186 लग जाएगा, एक कंपनी अगर गारंटी इशू कर रहा है किसी के बिहाफ में तब भी सेक्शन 186 लग जाएगा, अगर एक कंपनी सिक्योरिटी इशू कर रही है तब भी यहां पे सेक्शन 186 लग जाएगा। यानी सेक्शन 186 देखा जाए तो भाई रोजमर्रे के लाइफ के अंदर अगर कंपनी जब भी लोन इशू कर रही है सेक्शन 186 लग रहा है, कंपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है सेक्शन 186 लग रहा है, कंपनी गारंटीज इशू कर रही है सेक्शन 186 लग रहा है, कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर रही है सेक्शन 186 लग रहा है। और सेक्शन 186 के अंदर जो कंप्लायंसेस दिया है ना, आप समझ लो कि पूरे कंपनी लॉ के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस अगर किसी सेक्शन के अंदर है तो वो सेक्शन 186 है, राइट, वो 186 है। तो आप समझ सकते हो कि सेक्शन 186 कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, सवाल क्या आ सकता है, सर आप कह रहे हो कि कंपनी अगर लोन देती है किसी को भी सेक्शन 186 लग जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सेक्शन 186 लग जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, सर अभी हमने सेक्शन 185 डिस्कस किया था, और हमने तो ऐसा डिस्कस किया था कि भाई सेक्शन 185 में ऐसा लिखा था कि कंपनी अगर अपने डायरेक्टर को लोन दे रही है नहीं दे सकती है, कंपनी अगर किसी ऐसे व्यक्ति को लोन दे रही है जिसमें डायरेक्टर का इंटरेस्ट है तो नहीं दे सकती है, राइट। कंपनी अगर डायरेक्टर के बिहाफ में सिक्योरिटीज गारंटीज इशू कर रही है तो नहीं कर सकती है। तो हमने तो वो सेक्शन 185 में डिस्कस किया था, राइट। अब आप कह रहे हो कि जब भी कंपनी लोन देगा तो सेक्शन 186 लगेगा, जब भी कंपनी गारंटीज इशू करेगा तो सेक्शन 186 लगेगा, कंपनी इन्वेस्टमेंट्स करेगा तो सेक्शन 186 लगेगा। लेकिन सेक्शन 185 में आपने कहा था कि कंपनी अगर डायरेक्टर्स को लोन दे रही है तो सेक्शन 185 लगेगा। तो सर हम कौन से सेक्शन की बात को माने। दूसरी तरफ सेक्शन 186 जो है वो लोन्स देने के लिए मनाही नहीं करता है, ध्यान से सुनना, सेक्शन 186 लोन्स देने के लिए मनाही नहीं करता है। सेक्शन 186 मना नहीं करता है कि आप किसी को लोन नहीं दे सकते हो, या आप दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, या आप किसी के लिए गारंटीज इशू नहीं कर सकते हो। सेक्शन 186 कहीं भी मना नहीं करता है, बट सेक्शन 186 कंप्लायंसेस की बात करता है कि जब भी आप लोन्स देते हो, जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, तो आपको कौन कौन से कंप्लायंसेस फॉलो करने होंगे, जो कंप्लायंसेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, राइट। बट सेक्शन 185 तो मना कर रहा था कि अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते, डायरेक्टर के बिहाफ में गारंटी इशू नहीं कर सकते। तो सेक्शन 185 तो डायरेक्टली मना कर रहा था और सेक्शन 186 मना नहीं कर रहा है।
तब वापस आपके मन में डाउट अराइज हो सकता है कि सर हम किसको फॉलो करें, सेक्शन 185 को फॉलो करें या सेक्शन 186 को फॉलो करें। बिकॉज अगर सेक्शन 185 को फॉलो करते हैं तो कंपनी जब भी डायरेक्टर को लोन देगी सेक्शन 185 लगेगा, और सेक्शन 185 कहता है कि कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकती है जब तक उसका एक्सेप्शन में फॉल नहीं हो जाता। ऑन द अदर हैंड अगर हम सेक्शन 186 लगाते हैं तो कंपनी डायरेक्टर्स को लोन दे पाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे, कुछ अप्रूवल्स होंगे। तो फॉलो किसको करें, 185 को करें या 186 को करें। अब देखना लॉ में एक होता है जनरल सेक्शन, एक होता है स्पेसिफिक सेक्शन, एक होता है जनरल सेक्शन, एक होता है स्पेसिफिक सेक्शन। सेक्शन 186 एक जनरल सेक्शन 186 ओवरऑल सारे लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, सारे के सारे लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा है। और सेक्शन 185 सिर्फ उन लोन्स की बात कर रहा था, सिर्फ उन लोन्स की बात कर रहा था जो डायरेक्टर्स को दिए जा रहे हैं, सिर्फ उन गारंटीज की बात कर रहा था जो डायरेक्टर्स के लिए इशू किया जा रहा है। तो सेक्शन 185 स्पेसिफिक था सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर, तो बिकॉज ऑफ दैट वहां पे हम किस सेक्शन को फॉलो करेंगे, सेक्शन 185 को फॉलो करेंगे। तो कहानी बहुत ही सिंपल है कि कंपनी अगर डायरेक्टर को लोन देता है या डायरेक्टर के लिए गारंटी इशू करता है, या फिर जिन पर्संस में डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, वो जो लिस्ट स्पेसिफाई की गई थी सेक्शन 185 के अंदर, अगर कंपनी उन लोगों को लोन्स देती है या फिर गारंटीज इशू करती है उनके बिहाफ में या फिर सिक्योरिटीज इशू करती है, तो सेक्शन 185 लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए यहां पे। अगर कंपनी कभी भी लोन्स दे रही है, गारंटीज इशू कर रही है या सिक्योरिटीज इशू कर रहा है फॉर स्पेसिफाइड पर्सन मतलब वो लोग जिनका नाम सेक्शन 185 में लिखा गया था, डायरेक्टर्स और एनी पर्सन इन हुम द डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड, तब कौन सा सेक्शन लगेगा, सेक्शन 185 लगेगा। लेकिन कंपनी अगर लोन्स दे रही है, कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, कंपनी गारंटीज इशू कर रही है, सिक्योरिटीज इशू कर रही है थर्ड पार्टीज के लिए, थर्ड पार्टीज मतलब वो लोग जिनका नाम सेक्शन 185 में स्पेसिफाइड नहीं है, तब जाकर क्या लगेगा सर, सेक्शन 186 लगेगा। तो सबसे पहले बिल्कुल क्लियर कर लो सेक्शन 185 कब लगेगा और सेक्शन 186 कब लगने वाला है, बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट, राइट। बिकॉज ये कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स के लिए कि सेक्शन 185 कब लगेगा सर और सेक्शन 186 कब लगेगा। तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाओ, कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन इशू कर रहा है तो सेक्शन 185 लगेगा, डायरेक्टर के लिए लोन दे रहा है, डायरेक्टर के लिए गारंटी इशू कर रहा है 185 लगेगा, सिक्योरिटीज इशू कर रहा है 185 लगेगा, स्पेसिफाइड पर्सन के लिए 185 लगेगा, बाकियों के लिए 186 लगेगा। कंपनी अपनी सब्सिडरी को लोन दे रहा है, सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सेक्शन 186 लगेगा। कंपनी आम जनता को लोन दे रही है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन दे रही है, एक कंपनी दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, सेक्शन 186 लगेगा। तो बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट कि सेक्शन 185 कब लगेगा, सेक्शन 186 कब लगेगा। दूसरी चीज याद रखना, सेक्शन 185 के अंदर देयर वाज प्रोहिबिशन कि आप डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते हो उन फलाना लोगों के लिए, राइट। तो सेक्शन 185 के अंदर प्रोहिबिशन था, डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते, उन स्पेसिफाइड पर्सन को लोगों को लोन नहीं दे सकते। सेक्शन 186 क्या है, कंप्लायंसेस बेस्ड है। सेक्शन 186 कहीं मना नहीं करता है, सेक्शन 186 कहीं भी मना नहीं करता है लोन्स देने से, सेक्शन 186 कहीं भी मना नहीं करता है इन्वेस्टमेंट्स करने से। सेक्शन 186 क्या करता है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करता है। सेक्शन 186 इंपोजेस रेस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट्स ऑब्लिक लोन्स मेड ऑब्लिक गिवन बाय द कंपनी, ठीक है। सेक्शन 186 इंपोजेस रेस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट्स ऑब्लिक लोन्स मेड ऑब्लिक गिवन बाय द कंपनी। एक कंपनी जब भी लोन्स देती है, एक कंपनी जब भी लोन्स देती है या इन्वेस्टमेंट करती है या गारंटी सिक्योरिटीज इशू करती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अपार्ट फ्रॉम द स्पेसिफाइड पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट इन सेक्शन 185। तो अगर एक कंपनी लोन्स देती है, इन्वेस्टमेंट्स करती है, गारंटीज या सिक्योरिटीज इशू करती है, तो आपको यह याद रखना है कि सेक्शन 186 के अंदर 3 अप्रूवल्स होंगे। कितने अप्रूवल्स होंगे, 3 अप्रूवल्स होंगे। दिमाग में बैठा लेना, आज इतने अच्छे से दिमाग में बैठा लेना कि आधी रात को 3 बजे भी पूछूंगा ना तो तुम बता पाओगे सर सेक्शन 186 में 3 अप्रूवल्स होंगे और वो 3 अप्रूवल्स कौन से होंगे। उसके बाद सेक्शन 186 के अंदर कुछ कंप्लायंसेस फॉलो करने होंगे, कुछ कंप्लायंसेस पूरे करने होंगे। यानी ये कंपनी जब भी दूसरे कंपनी को लोन देगा, एक कंपनी जब भी इन्वेस्टमेंट्स करेगा, एक कंपनी जब भी गारंटीज इशू करेगा, एक कंपनी जब भी सिक्योरिटीज वगैरह इशू करेगा, तो वहां पे 3 अप्रूवल्स चाहिए होंगे, उसको 3 अप्रूवल्स चाहिए होंगे और कुछ कंप्लायंसेस फॉलो करने होंगे। और साथ ही साथ इस सेक्शन के कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे। क्या होंगे, साथ ही साथ कुछ सेक्शंस के एक्सेप्शंस भी होंगे। तो ये 3 चीज आपको पता होनी चाहिए कि कंपनी जब भी किसी कंपनी को लोन दे रहा है या जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, राइट, सो इन दैट, या फिर जब भी कंपनी किसी के लिए गारंटी वगैरह इशू कर रहा है, तो कौन कौन से अप्रूवल्स लेने होंगे कंपनी को, कौन कौन से कंप्लायंसेस फॉलो करने होंगे, कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस होंगे और कब कब ये सेक्शन नहीं लगेगा। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, राइट। ये जो चार्ट है ना, ये सेक्शन का सोल है, ये सेक्शन की आत्मा है। अगर आपको ये चार्ट याद हो गया, अगर आपको ये चार्ट याद हो गया, मतलब समझ लेना सेक्शन याद हो गया। ये चार्ट सेक्शन का सोल है, ये चार्ट सेक्शन का आत्मा है।
ठीक है। तो अब जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को क्या दे रहा है, लोन दे रहा है, या दूसरी कंपनी में क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सिक्योरिटीज वगैरह एक्वायर कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है, गारंटी इशू कर रहा है किसी पार्टी के लिए, तो सेक्शन 186 कहता है यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग में। ध्यान से सुनना, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, फिजिकल बोर्ड मीटिंग में पास करना पड़ेगा, या फिर आरबीसी में भी पास कर सकते हो, वो तो सारी आम बातें हैं। बट यहां कहा गया है यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग के अंदर, और हर ट्रांजैक्शन के लिए पास करना पड़ेगा। यानी कंपनी जब जब किसी को लोन देगा, कंपनी जब जब इन्वेस्टमेंट्स करेगा, जब जब किसी के लिए गारंटी इशू करेगा, तब तब कंपनी को बोर्ड रिजोल्यूशन के अंदर यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यानी हर एक डायरेक्टर जो बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट है, हर डायरेक्टर का कंसेंट चाहिएगा, वरना कंपनी लोन नहीं दे पाएगा। नॉट ए वेरी इजी कंडीशन माय फ्रेंड, नॉट ए वेरी इजी कंडीशन, राइट। कि अगर 11 डायरेक्टर्स मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और अगर कंपनी कोई लोन का प्रस्ताव पास कर रही है, कंपनी कोई लोन देना चाहती है, कंपनी कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहती है किसी और कंपनी के अंदर, तो 11 के 11 डायरेक्टर्स का कंसेंट चाहिए, 11 के 11 डायरेक्टर्स का कंसेंट चाहिए, तब जाके यूनानिमस रेजोल्यूशन पास होगा। यहां तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो 2 डायरेक्टर्स एग्री नहीं कर रहे उन्होंने एब्सटेन कर लिया फ्रॉम वोटिंग, बिकॉज अगर ऐसा भी होता है तो माना जाता है कि यूनानिमस रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। यूनानिमस रेजोल्यूशन तो पास ही तब होता है अगर सारे के सारे डायरेक्टर्स मीटिंग में प्रेजेंट हैं और सारे के सारे डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, रेजोल्यूशन के फेवर में वोट कर रहे हैं, जितने भी डायरेक्टर्स मीटिंग में प्रेजेंट हैं। तो एक कंपनी है जो किसी फलाने कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहती है 50 करोड़ का, तो जब भी कंपनी ऐसा करना चाहेगी तो उसको बोर्ड मीटिंग बुलाना पड़ेगा, पहले नोटिस देना पड़ेगा मीटिंग का, मतलब सेक्शन 173 का कंप्लायंस करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग का टू ऑल द डायरेक्टर्स, सारे डायरेक्टर्स को बुलाना होगा, और साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और ये बोर्ड रिजोल्यूशन आम बोर्ड रिजोल्यूशन नहीं होगा, ये यूनानिमस रिजोल्यूशन होगा और हर ट्रांजैक्शन के लिए एप्लीकेबल है। मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक ब्लैंकेट रिजोल्यूशन पास करके छोड़ दिया कि एक बार यूनानिमस रिजोल्यूशन पास कर लिया, अब आगे जब भी इंटर कॉर्पोरेट लोन्स इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो जरूरत नहीं होगा। ऐसा नहीं है, कंपनी जब भी इन्वेस्टमेंट करेगा, जब भी लोन्स देगा, जब भी गारंटीज इशू करेगा, तब तब क्या करना पड़ेगा, यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। नॉट ए वेरी इजी रिक्वायरमेंट। उसके बाद बोला गया है मेंबर्स का अप्रूवल लेना होगा। अब मेंबर्स के अप्रूवल की अगर हम बात करें तो अगेन मेंबर्स का अप्रूवल 2 पार्ट में कैटेगराइज्ड होता है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन। कौन सा सेक्शन के अंदर है ये चीज, सेक्शन 114 के अंदर है। अब कौन सा रिजोल्यूशन, यहाँ पे ऑर्डिनरी या स्पेशल, बोला यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन हर एक इन्वेस्टमेंट के लिए ना मेंबर का अप्रूवल नहीं चाहिए, हर एक इन्वेस्टमेंट के लिए या हर बार लोन देने के लिए मेंबर का अप्रूवल नहीं चाहिए, बिकॉज आप ऑलरेडी यूनानिमस रेजोल्यूशन पास कर रहे हो, जो कि एक बहुत स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट है। तो हर बार मेंबर का अप्रूवल नहीं चाहिए, हर बार एसआर पास नहीं करना। कुछ लिमिट्स दिया है सेक्शन के अंदर, कुछ लिमिट्स दिया है कि अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट, अगर आपका टोटल लिमिट, टोटल लोन्स ये फलाने लिमिट्स को एक्सीड कर जाए, तब जाकर क्या चाहिएगा, मेंबर्स का अप्रूवल चाहिएगा बाय वे ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। तो याद रखना यहाँ पे एक लिमिट बेस्ड है, राइट। सेक्शन 186 सबसेक्शन 3, सेक्शन 186 सबसेक्शन 3 में कुछ लिमिट्स दी गई हैं। तो जब भी उन लिमिट्स को एक्सीड करेगा कंपनी का लोन्स, कंपनी का इन्वेस्टमेंट, मतलब अपने को हमेशा चेक करना पड़ेगा कि व्हेनेवर कंपनी इज गिविंग लोन्स या व्हेनेवर कंपनी इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, whether that is exceeding the limits given under section 186 subsection 3. If that is exceeding the limits given under section 186 subsection 3, so in that very scenario क्या करना पड़ेगा, कंपनी को एसआर पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। और अगर एसआर पास करना पड़ेगा तो यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग में कि नहीं करना पड़ेगा। सर वो तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, उसको तो भूल ही जाओ। वो तो ये याद रखो कि कंपनी जब भी इन्वेस्टमेंट करने वाला है, कंपनी जब भी लोन्स देने वाला है, तब तब यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग में, सेक्शन 186 सबसेक्शन 5। हर एक डायरेक्टर का कंसेंट चाहिएगा। और अगर वो लिमिट एक्सीड हो रहा है, जो लिमिट्स की बात की गई है देखेंगे हम लोग, तब स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा इन द जनरल मीटिंग। और तीसरी चीज है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल चाहिएगा। किसका चाहिएगा, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल चाहिएगा। सेक्शन के अंदर कहा गया है कि मान लीजिए आपने किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है, और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया पहले तो, और फिर उनका पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया, मतलब उनका पेमेंट टाइमली नहीं करा, राइट। और उनका डिफॉल्ट सबसिस्टिंग है, अभी तक उनका पेमेंट वापस नहीं कर रहा है पूरा, बट उससे पहले कंपनी किसी और को लोन देने का प्रपोजल कर रही है, कंपनी किसी और को इन्वेस्ट कर रही है, कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। सो इन दैट वेरी सिचुएशन सेक्शन कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का अप्रूवल चाहिएगा। बिकॉज आपने पीएफआई से लोन लिया था, और लोन लेकर अगर आपने चुका दिया होता, रिपे कर दिया होता, तो कोई टेंशन की बात नहीं होती। बट आपने लोन लिया, आपने उनका लोन नहीं चुकाया, डिफॉल्ट है, और फिर आप दूसरे लोन्स की बात कर रहे हो, राइट। आप कहीं और इन्वेस्टमेंट्स करने की बात कर रहे हो,
तो वहां पे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल भी चाहिएगा। तो टोटल मिलाकर सेक्शन के अंदर 3 अप्रूवल्स हैं, टोटल मिलाकर सेक्शन के अंदर 3 अप्रूवल्स हैं। पहला यूनानिमस रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास करना पड़ेगा, हर ट्रांजैक्शन के लिए पास करना पड़ेगा। दूसरा स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा इन द जनरल मीटिंग। उसके लिए कहा गया है कि इफ द लिमिट्स एक्सीड्स इन सेक्शन 186 सबसेक्शन 3, तो वहां पे लिमिट्स दिया गया है दैट जो भी एग्जिस्टिंग इंटर कॉर्पोरेट लोन्स इन्वेस्टमेंट्स हैं प्लस जो भी प्रपोज्ड है, जो भी एग्जिस्टिंग है बैलेंस शीट के अंदर प्लस जो भी प्रपोज्ड है, जो नया लोन्स इन्वेस्टमेंट्स का कंपनी प्रपोजल रख रही है, अगर वो लिमिट एक्सीड हो जाता है, अगर वो लिमिट एक्सीड हो जाता है 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम और 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम विच एवर इज हायर। तो एक लिमिट दी हुई है राइट कि अगर वो जो इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स है एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज्ड, अगर वो एक्सीड हो जाता है 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम और 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम विच एवर इज हायर, तब वहां पे क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये 3 अप्रूवल्स हैं, 3 अप्रूवल्स। पहला यूनानिमस रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास करना पड़ेगा फॉर एवरी ट्रांजैक्शन एंटर्ड। दूसरा एसआर पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर अगर जो लिमिट्स दी गई हैं वो एक्सीड हो जाती हैं राइट। लिमिट्स सेक्शन 186 सबसेक्शन 2 में दी हैं, बट ये जो एसआर की रिक्वायरमेंट है वो 186 सबसेक्शन 3 में है। The requirement to pass SR is in 186 subsection 3 और अगर लिमिट्स की पार्टिकुलरली बात करूं तो लिमिट्स 186 सबसेक्शन 2 में दी गई है और 186 सबसेक्शन 3 में ऐसा कहा गया है कि अगर 186 सबसेक्शन 2 में जो लिमिट्स दिए गए हैं अगर वो लिमिट एक्सीड हो जाती है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और तीसरा सिचुएशन दिया हुआ है कि अप्रूवल ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो एक एक पॉइंट करके भी देखेंगे हम लोग अच्छे से। इसके अलावा कुछ कंप्लायंसेस हैं, कुछ कंप्लायंसेस हैं जो कंपनी को करना पड़ेगा जब ये लोन्स देती हैं या जब ये इन्वेस्टमेंट्स करती हैं। पहला कंप्लायंस है कि दिस कंपनीज shall not be having any default in the payment of deposits oblique interest। पब्लिक डिपॉजिट का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर कंपनी ने कोई भी पब्लिक डिपॉजिट लिया है और डिपॉजिट के रिपेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया है राइट, इंटरेस्ट के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया है या प्रिंसिपल अमाउंट के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया है, तो वो कंपनियां लोन्स नहीं दे सकती हैं दूसरी कंपनीज को, वो कंपनियां इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती हैं दूसरी कंपनीज में, गारंटीज वगैरह इशू नहीं कर सकती, सिक्योरिटीज वगैरह इशू नहीं कर सकती। लॉजिक बहुत सिंपल है, बिकॉज दे हैव डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। तो उन लोगों ने क्या किया है, डिफॉल्ट किया है इन द पेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। पब्लिक से पैसा लिया, वो पैसा तुम्हारे पास वापस देने को नहीं है और तुम्हारे पास फ्रेश लोन्स देने के पैसे हैं, तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट्स करने के पैसे हैं, सो दैट इज नॉट परमिसेबल। उसके बाद रिक्वायरमेंट है कि दे कैन इन्वेस्ट विया मैक्सिमम 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज। तो ये पॉइंट अपने को अलग से देखना होगा। दे कैन इन्वेस्ट मैक्सिमम विया 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज, जो कि रिक्वायरमेंट दी गई है सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 के अंदर कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं बियॉन्ड 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज। तो इस रिक्वायरमेंट को भी अपन देखेंगे। उसके बाद बोला गया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए लोन का, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए लोन का, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू गवर्नमेंट यील्ड रेट होना चाहिए। कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, मान लीजिए आपने अगर 1 साल का टेन्योर का लोन दिया है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर जो 1 साल का टेन्योर, 1 साल के लोन का टेन्योर का इंटरेस्ट रेट है, आपका इंटरेस्ट रेट एटलीस्ट उतना होना चाहिए या उससे ज्यादा नहीं होना, ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोला गया है मेंटेन रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अंडर सेक्शन 189। क्या करना पड़ेगा, जो कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है उसका रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 189। तो ये कुछ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ कंप्लायंसेस हैं जब भी कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करती है। उसके बाद सेक्शन के कुछ एग्जम्पशंस भी हैं, सेक्शन 186 के कुछ एग्जम्पशंस भी हैं। सेक्शन 186 क्या कर रहा है, एक रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि एक कंपनी जब भी दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है या एक कंपनी जब भी दूसरे कंपनी को लोन देती है, तो एक रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि भाई आपको यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग में। अगर वो जो लोन का अमाउंट है, अगर वो जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो एक्सीड कर जाता है 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम और 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम विच एवर इज हायर, तो वहां पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। पीएफआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर आपने पीएफआई से लोन लिया है और फिर लोन के रिपेमेंट में डिफॉल्ट किया है राइट। या फिर वहां पे ये भी दिया हुआ है कि अगर आपने पीएफआई से लोन लिया है और उसके बाद आप जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हो वो 186 सबसेक्शन 2 की लिमिट से ज्यादा है, मतलब आपने पीएफआई से लोन लिया, डिफॉल्ट तो नहीं किया रिपेमेंट में, मगर आप जो नया इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हो, नया लोन्स देने वाले हो, दैट इज एक्सीडिंग द लिमिट गिवन इन 186 सबसेक्शन 2 राइट। तो वहां पे भी आपको पीएफआई का अप्रूवल चाहिएगा। तो बोला गया कि ये जो 186 सबसेक्शन 11 के अंदर एग्जम्पशंस दी गई हैं कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस, ये जो रिक्वायरमेंट्स है सेक्शन 186 का, ये एप्लीकेबल नहीं है किसको, बैंकिंग कंपनीज।
इंश्योरेंस कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, बिकॉज लॉजिकली सोचो यार, बैंकिंग कंपनीज का काम ही क्या है? इन्वेस्टमेंट्स करना। बैंकिंग कंपनी का काम ही क्या है? लोन देना। तो अगर बैंकिंग कंपनी का काम ही लोन देना है और आप इनके ऊपर ही रेस्ट्रिक्शन लगा दोगे, बेचारे बैंकिंग कंपनी तो परेशान हो जाएंगे। मतलब उनको तो दिन में हजारों लोन्स प्रोसेस करने होते हैं एंड एवरी टाइम दे आर गिविंग ए लोन दे हैव टू पास दैट यूनानिमस रेजोल्यूशन, तो वो गलत हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो बैंकिंग कंपनीज हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, हाउसिंग फाइनेंस हो गई, जिनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम ही लोन्स देना है, काम ही इन्वेस्टमेंट करना है, राइट। सो एज सच उनके ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। देन इन्वेस्टमेंट कंपनीज, जिनका काम इन्वेस्टमेंट करना है, जिनका काम ही सिक्योरिटीज एक्वायर करना है, सिक्योरिटीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है, तो एज सच उनके ऊपर भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद अगर कंपनी इन्वेस्ट करती है अपने होली ऑन सब्सिडीज के अंदर, किसमें? अपने होली ऑन सब्सिडरीज में। होली ऑन सब्सिडरीज मतलब जहां पे 100% कंट्रोल है कंपनी का, कंपनी ने 100% शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं दूसरी कंपनी के, तो वो दूसरी कंपनी क्या बन जाती है? होली ऑन सब्सिडरी बन जाती है। सो उस सिचुएशन के अंदर सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज कहा जाता है कि होली ऑन सब्सिडरी टू ए पेरेंट कंपनी इज जस्ट लाइक ए न्यूली बॉर्न चाइल्ड टू ए पेरेंट। और अगर पेरेंट ही अपने न्यूली बॉर्न चाइल्ड का ध्यान नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? तो इसलिए कंपनीज भी क्या कर सकती है? इन्वेस्ट कर सकती है इन द होली ऑन सब्सिडरीज। या फिर जो भी कंपनीज एंगेज्ड हैं इन प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, क्या बोला गया है? जो भी कंपनीज एंगेज्ड हैं इन प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज का जो पूरा लिस्ट है वो शेड्यूल 6 में स्पेसिफाई किया गया है कि इंफ्रा फैसिलिटीज के अंदर क्या क्या आ जाएगा, हॉस्पिटल्स बनाना, रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, क्या क्या आएगा इंफ्रा फैसिलिटीज के अंदर। तो शेड्यूल 6 के अंदर पूरी की पूरी लिस्ट दी है, आप अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हो, अपने नॉलेज पर्पस के लिए देख सकते हो। तो जो भी कंपनीज एंगेज्ड हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में, उनके ऊपर भी सेक्शन 186 एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इतना क्लियर है कि सेक्शन 186 किसमें एप्लीकेबल नहीं होगा? बैंकिंग कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, जिनका काम क्या है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन देना, तो इनके ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज आप उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कंपनीज, जिनका काम ही क्या है? इन्वेस्टमेंट्स करना, उनके ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन होली ऑन सब्सिडरीज, कंपनी क्या कर रही है? अगर होली ऑन सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वहां सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। कंपनीज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, उनके ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। तो 3 अप्रूवल्स थे: यूनानिमस रेजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग एवरी ट्रांजैक्शन, पास एसआर इन द जनरल मीटिंग। लिमिट्स क्या थे? सेक्शन 186 सबसेक्शन 2 में क्या लिमिट दिया गया है? 60% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम विच एवर इज हायर। दोनों में से हायर ले लीजिए। तो अगर आपका जो एग्जिस्टिंग इंटरकॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट है, अगर वो एक्सीड कर रहा है, आपका जो एग्जिस्टिंग इंटरकॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट है प्लस जो प्रपोज्ड इंटरकॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट है, जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में है और जो नया आप प्रपोज कर रहे हो, अगर वो एक्सीड कर रहा है हायर ऑफ 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम विच एवर इज हायर, सो वहां पे क्या करना पड़ेगा? आपको एसआर पास करना पड़ेगा। मतलब प्रैक्टिकली आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। स्टेप 1 कंप्यूटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरकॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट प्लस द प्रपोज्ड वंस। स्टेप 2 कंप्यूटेशन ऑफ हायर ऑफ 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, और 100% ऑफ 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो आपको वहां पे दोनों को हायर लेकर कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा कि अगर स्टेप 2 स्टेप 1 से ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा। फ्री रिजर्व के अंदर जनरल रिजर्व्स आते हैं, P&L का पैसा आता है, ये आपको पता है। रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आता, कैपिटल रिजर्व का पैसा नहीं आता। और फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का अप्रूवल भी चाहिए, पीएफआई का अप्रूवल भी चाहिए। वो कब चाहिए? अगर पीएफआई से पैसा लिया था और उसके बाद उनके लोन देने में क्या किया है? डिफॉल्ट किया है, या फिर पीएफआई से पैसा लिया था और वो जो लिमिट्स दी गई है 186 सबसेक्शन 2 के अंदर वो एक्सीड हो रही है, तो वहां पे क्या चाहिए? पीएफआई का पैसा चाहिए, राइट। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, दैट इज, कुछ सवाल आ सकते हैं। क्या सवाल आ सकते हैं? सर पहला अप्रूवल क्या था? वापस से रिपीट करते हैं, यूनानिमस रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग के अंदर, मतलब कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग, कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग, कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग। ये रिक्वायरमेंट कहां दी है सर? ये रिक्वायरमेंट दिया है सेक्शन 186 सब सेक्शन 5 के अंदर। उसके बाद अगला रिक्वायरमेंट क्या है? अच्छा एक और चीज, ये यूनानिमस जो रिजोल्यूशन था ये क्या चाहिए था? हर ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए था, मतलब एवरी टाइम द कंपनी इज गिविंग लोन्स, एवरी टाइम द कंपनी इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट, यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करना होगा बोर्ड मीटिंग में। अब एक और चीज याद रख लेना, पूरे लॉ के अंदर सिर्फ 3 जगहें हैं, ओनली 3 केसेस इन इंटायर कंपनीज एक्ट
where unanimous resolution in board meeting is required. Only 3 cases in the entire Companies Act where the unanimous resolution in board meeting is required. कौन से 3 केसेस हैं? एक है वन 186 सब सेक्शन 5, दूसरा सेक्शन 203 के अंदर हम देखेंगे जहां पे यूनानिमस रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, और तीसरा जो पब्लिक डिपॉजिट का चैप्टर है, जो पब्लिक डिपॉजिट का चैप्टर है वहां पे एक जगह अपन देखेंगे कि यूनानिमस रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ 3 ही जगह हैं पूरे लॉ के अंदर जहां पे यूनानिमस रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज यूनानिमस रिजोल्यूशन का रिक्वायरमेंट इज नॉट देयर बिकॉज दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट। उसके बाद अगर बात करें तो जो अगला रिक्वायरमेंट है दैट इज पास एसआर इन जनरल मीटिंग। मतलब वो आप स्टेप्स में लिखोगे, नोटिस देना है सारे मेंबर्स को, फिर जनरल मीटिंग बुलानी है, फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है। फिर जब भी कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करती है तो एक कॉमन रिक्वायरमेंट होता है कि एमजेटी 14 आरओसी को फाइल करना पड़ता है। क्या फाइल करना पड़ता है? एमजेटी 14 आरओसी को फाइल करना पड़ता है जब भी कंपनी एसआर पास करती है। सेक्शन 117 कहता है, सेक्शन 117 कहता है कि जब भी कंपनी एसआर पास कर रहा है तो फॉर्म एमजेटी 14 आरओसी को फाइल कर दो। सेक्शन 117 ऐसा कहता है, इंटर का सेक्शन है, सो वो भी एक रिक्वायरमेंट आ जाता है वहां पे। तो एसआर पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर। If the existing loans oblique investments oblique guarantees oblique securities plus proposed exceeds higher of 60% of paid up share capital, free reserves and securities premium और 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो यहां पे एसआर पास करना पड़ेगा। याद रखने का तरीका बहुत ही सिंपल है, एक बार आप 60% से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक बार 100% से मल्टीप्लाई कर रहे हो। याद रखना बहुत सिंपल है, अगर कंफ्यूज हो जाओ, जहां 3 वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहां 60% से कर रहे हैं, जहां 2 वेरिएबल से कर रहे हैं वहां 100% से कर रहे हैं। बिकॉज लॉजिकल से चीज सोचो, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम दोनों जगह है, फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम दोनों जगह है। तो अगर आप फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम को 60% से भी मल्टीप्लाई करोगे, 100% से भी मल्टीप्लाई करोगे, तो फिगर तो हमेशा 100% वाली ज्यादा आएगा। तो अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ तो ये याद रखना कि फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम तो दोनों जगह है। फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम को 60% से भी मल्टीप्लाई करना है, 100% से भी मल्टीप्लाई करना है। तो पेड अप शेयर कैपिटल कहां पे आएगा? पेड अप शेयर कैपिटल कहां पे आएगा? 60% के साथ आएगा, तभी तो कंपैरिजन पॉसिबल है। तो हायर ऑफ 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम और 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो एग्जाम कंडीशंस में आप क्या करने वाले हो, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, जैसे फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेशन अगर लें तो मान लीजिए उसने बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में उसने आपको एक बैलेंस शीट दे दिया, क्वेश्चन में उसने आपको एक लंबा चौड़ा बैलेंस शीट दे दिया, डराने के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट को देखकर आपको पता चल रहा है कि मान लो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है कंपनी का वो 50 CR है और जो एग्जिस्टिंग लोन्स है वो भी 50 CR है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, और कंपनी जो प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट्स कर रही है वो 30 CR है और जो प्रपोज्ड लोन्स देने की बात कर रही है वो भी 30 CR है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग के अंदर, वो तो इंप्लाइड है, उसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है। अब बात हो रही है सिर्फ एसआर की कि एसआर पास करना है कि नहीं करना। अब साथ ही साथ आपको क्या देगा क्वेश्चन के अंदर, साथ ही साथ आपको वो इन्फॉर्मेशन देगा पेड अप शेयर कैपिटल के बारे में। मान लीजिए उसने पेड अप शेयर कैपिटल का इन्फॉर्मेशन दे दिया 20 CR, उसके बाद वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा फ्री रिजर्व्स के बारे में, मान लीजिए फ्री रिजर्व से 50 CR, और फिर इंफॉर्मेशन देगा सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में मान लीजिए 20 CR। अब फ्री रिजर्व कैसे निकालना आपको पता है, वो आपको अगर जनरल रिजर्व देगा तो आप उसे कंसिडर कर लोगे, अगर वो आपको P&L का पैसा देगा तो वो आप उसे कंसिडर कर लोगे, अगर वो कैपिटल रिजर्व की बात करेगा, अगर वो रिवैल्यूएशन रिजर्व की बात करेगा तो आप उसे कंसिडर नहीं करोगे, सो उसे एक्सक्लूड कर दोगे, सो दैट यू नो। अब आपको क्या करना है, आपको कंप्यूटेशन करना है एग्जाम में। कंप्यूटेशन कैसे करोगे? स्टेप 1,
कैलकुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज्ड इंटर कॉर्पोरेट लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटीज सिक्योरिटीज जो भी है। तो यहां पे कितना है भैया 50 100 130 160 50 CR प्लस 50 CR प्लस 30 CR प्लस 30 CR 160 CR। स्टेप 2 कैलकुलेटिंग हायर ऑफ 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम और 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये तो याद हो गया अच्छे से, कभी भी कंफ्यूज हो जाए तो याद रखना 60% के साथ 3 वेरिएबल मल्टीप्लाई करना था, 100% के साथ 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई करना था। फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम तो नॉर्मली हमेशा साथ में ही आता है, ठीक है। तो स्टेप 2 में क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख लिया है। हायर ऑफ 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट, और 100% ऑफ रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 20 करोड़, फ्री रिजर्व कितना है 50 करोड़, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है 20 करोड़। तो 60% ऑफ 20 CR प्लस 50 CR प्लस 20 CR कितना हो गया 50 CR हो 54 CR हो गया। और 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम दैट इज 100% ऑफ 50 CR प्लस 20 CR दैट इज 70 CR हो गया। तो 54 CR और 70 CR विच एवर इज हायर, तो हमें क्या लेना है 70 CR लेना है। अब 70 CR को कंपेयर किससे करना है 160 CR से करना है कि अगर प्रपोज्ड लोन्स इन्वेस्टमेंट्स की वजह से वो जो लिमिट है वो एक्सीड हो जाती है हायर ऑफ दिस टू लिमिट्स, तो एसआर पास करना है जनरल मीटिंग के अंदर। तो यहां पे वो जो 160 CR का जो लिमिट है वो काफी ज्यादा हो रहा है 70 CR से, तो आपको क्या करना पड़ेगा एसआर पास करना पड़ेगा। अगर आप ये एडिशनल लोन्स इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो, कितना एडिशनल लोन्स इन्वेस्टमेंट है 70 CR से ऊपर 160 90 CR का ये जो एडिशनल लोन्स इन्वेस्टमेंट्स है, अगर आप ये करना चाहते हो, क्योंकि स्टेप 1 स्टेप 2 से ज्यादा हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा पास करना पड़ेगा स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। एक बात आपको और बता दूं, जब भी कंपनी एसआर पास करती है जनरल मीटिंग के अंदर, तो हमेशा याद रखना कि फॉर्म MGT 14 फाइल करना पड़ता है टू ROC। कहां लिखा है सेक्शन 117 में लिखा है। प्लस आप साथ ही साथ वो स्टेप वाइज अप्रोच फॉलो कर सकते हो जो मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट क्लास के अंदर ही। पहले नोटिस देना है, फिर मीटिंग बुलानी है, फिर एसआर पास करना है, फिर एसआर की कॉपी ROC को देनी है। उसके बाद थर्ड अप्रूवल आता है अप्रूवल ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब PFI का अप्रूवल ना 2 केसेस में लगेगा। पहला, PFI से लोन लिया और लोन लेने के बाद उनके रिपेमेंट में डिफॉल्ट किया और वो डिफॉल्ट आज भी सबसिस्टिंग है, और डिफॉल्ट सबसिस्टिंग और कंपनी क्या कर रही है दूसरे लोन्स देने का प्रस्ताव रख रही है अपने सामने अपने मीटिंग में। कंपनी क्या कर रही है इन्वेस्टमेंट्स और करना चाहती है। तो एक तरफ तो आपने PFI का लोन लिया, ऑलरेडी उसका डिफॉल्ट सबसिस्टिंग है, और आप क्या करना चाहते हो साथ ही साथ नए लोन्स देना चाहते हो, नए इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो, तो वहां पे पहले आपको PFI का अप्रूवल लेना पड़ेगा, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल लेना पड़ेगा। या फिर एक सिचुएशन और है कि आपने PFI से लोन लिया और जो लिमिट्स है सेक्शन 186 सब सेक्शन 2 के अंदर वो एक्सीड हो रही है, वो यानी कि वो जो इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट का लिमिट है वो 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम और 100% ऑफ फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम उसको क्या कर रहा है एक्सीड कर रहा है, तब भी वहां क्या चाहिएगा PFI का अप्रूवल चाहिएगा। यानी आप याद रख लो कि अगर एसआर पास करना है तो PFI का अप्रूवल भी चाहिएगा अगर PFI से लोन लिया हुआ है। अगर एसआर पास करने की रिक्वायरमेंट आती है तो PFI का अप्रूवल भी चाहिएगा ही चाहिएगा अगर PFI से लोन लिया हुआ है, ठीक है। और अगर एसआर पास करने की नौबत ना भी आए मगर PFI से लोन लिया है और डिफॉल्ट किया हुआ है, तब भी क्या चाहिएगा PFI का अप्रूवल चाहिएगा, और वो डिफॉल्ट सबसिस्टिंग होना चाहिए एज ऑन टुडे, वो डिफॉल्ट सबसिस्टिंग होना चाहिए। अब PFIs पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जहां गवर्नमेंट का स्टेक है, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जहां पे गवर्नमेंट का स्टेक है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो अगर हम PFIs की बात करें तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, नॉर्मली PFIs में क्या आते हैं जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, SBI है, UTI है, ऑल दिस कम्स अंडर PFI। ऑन द अदर हैंड IDFC नॉट ए PFI, ICICI not a PFI, SDFC not a PFI, right, Axis Bank not a PFI, Kotak Mahindra not a PFI, these are FIs, these are financial institutions, these are not PFIs। यानी अगर वो क्वेश्चन में सपोज आपसे कहता है कि कंपनी प्रपोज कर रही है इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स, IDFI से लोन लिया हुआ है, IDFI से टर्म लोन लिया हुआ है और IDFI के टर्म लोन में डिफॉल्ट किया हुआ है, और कंपनी क्या कर रही है इंटर कॉर्पोरेट लोन्स इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, बोर्ड रिजोल्यूशन तो पास कर लिया, यूनानिमस रिजोल्यूशन पास कर लिया, मगर क्या नहीं करा
आईडीएफआई का अप्रूवल नहीं लिया। बताओ कुछ गलत किया क्या? कुछ भी गलत नहीं किया। गलत क्यों नहीं किया? बिकॉज आईडीएफआई तो पीएफआई है ही नहीं। गलत इसलिए नहीं किया बिकॉज आईडीएफआई तो पीएफआई है ही नहीं। एचडीएफसी से लोन लिया था, सब्सिस्टिंग है। गलत किया क्या? नहीं किया बिकॉज एचडीएफसी तो पीएफआई है ही नहीं। एक्सिस से लोन लिया और फिर उसके बाद डिफॉल्ट कर दिया। कुछ गलत नहीं किया बिकॉज एक्सेस तो पीएफआई है ही नहीं। एलआईसी से लोन लिया, डिफॉल्ट कर दिया। अब अप्रूवल लेना पड़ेगा एलआईसी का बिकॉज एलआईसी क्या है? पीएफआई है। अच्छा, एक क्वेश्चन और, अगर मान लीजिए कंपनी का एक इंटरनल एग्रीमेंट है आईडीएफसी के साथ, आईडीएफआई के साथ, राइट? कंपनी का क्या है? एक इंटरनल एग्रीमेंट है, नॉट आईडीएफआई, सॉरी, आईडीएफसी। तो कंपनी का अगर एक इंटरनल एग्रीमेंट आईडीएफसी के साथ, आईसीआईसीआई के साथ, एचडीएफसी के साथ, और इनका इंटरनल एग्रीमेंट ये कहता है कि कंपनी जब आईसीआईसीआई से लोन ले रही थी तो आईसीआईसीआई ने एक कंडीशन लगाया था, एक एग्रीमेंट एंटर किया था कि आगे चलकर अगर आप किसी और को लोन देते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको हमारा अप्रूवल चाहिएगा। तो बताओ इन दैट सिचुएशन अप्रूवल चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? चाहिएगा, बिकॉज वो एक इंटरनल एग्रीमेंट है, वो लॉ के ऊपर है। लॉ के ऊपर नहीं है, मतलब लॉ मना भी नहीं कर रहा, लॉ खाली ये कह रहा है कि अप्रूवल कब चाहिए पीएफआई का। लॉ क्या कह रहा है कि पीएफआई का अप्रूवल आपको इस सिचुएशन में चाहिएगा, एफआई का नहीं चाहिएगा, राइट? लोन सिर्फ कह रहा है पीएफआई का अप्रूवल चाहिएगा। बट अगर कंपनी खुद ही अपने ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा रही है, एग्रीमेंट एंटर कर रही है, तो वो कंपनी का अलग डिस्क्रिप्शन है। अब देखना, ये तीनों रिक्वायरमेंट क्लियर हो गया। रिक्वायरमेंट 1, रिक्वायरमेंट 2, रिक्वायरमेंट 3 ब्लड में बैठ गया। रिक्वायरमेंट 1 में दोबारा जा रहा हूं। रिक्वायरमेंट 1 में एक पॉइंट और डिस्कस करना है मुझे। क्या बताया था मैंने? रिक्वायरमेंट 1 यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग में पास करना पड़ेगा, ठीक है? कंसेंट चाहिएगा सारे डायरेक्टर्स का, 186 सबसेक्शन 5। पूरे लॉ के अंदर सिर्फ 3 ही ऐसे सिचुएशंस हैं, सिर्फ 3 ही ऐसे केसेस हैं जहां पे यूनानिमस रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, 186 सबसेक्शन 5, 203 एंड पब्लिक डिपॉजिट का सेक्शन। अब देखना, याद करो सेक्शन 179 सबसेक्शन 3, याद करो 179 सबसेक्शन 3। सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 के अंदर एक क्लॉज हमने डिस्कस किया था, राइट? याद है क्लॉज DEF, जिसके लिए हमने डिस्कस किया था पावर्स कैन बी डेलीगेटेड टू ए एमडी, टू ए मैनेजर, टू ए प्रिंसिपल ऑफिसर, बोरो इन्वेस्ट डेलीगेट, बोरो इन्वेस्ट। याद है ना कि अगर कंपनी कभी भी बोरोइंग करती है या लोन्स देती है या इन्वेस्टमेंट सेंटर करती है तो कंपनी किसी एमडी को डेलीगेट कर सकती है, मैनेजर को डेलीगेट कर सकती है या प्रिंसिपल ऑफिसर को डेलीगेट कर सकती है, पावर्स डेलीगेट कर सकती है कि वो कंपनी के बिहाफ में वो डिसीजन लेने। अब आप देखो 179 सबसेक्शन 3 के हिसाब से अगर कंपनी कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, कहीं लोन देना चाहती है, तो ये पावर कंपनी किसी एमडी को दे सकती है, डेलीगेट कर सकती है, मैनेजर को डेलीगेट कर सकती है, प्रिंसिपल ऑफिसर को डेलीगेट कर सकती है कि आप हमारे बिहाफ में इन्वेस्टमेंट कर लो। तो 179 कहता था बोर्ड रिजोल्यूशन पास करो, और फिर उसके अंदर एक रिक्वायरमेंट था कि इन 3 केसेस के अंदर आप किसी एक व्यक्ति को डेलीगेट कर सकते हो। और 186 सबसेक्शन 5 ऑन द अदर हैंड कहता है कि यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करो व्हेनेवर यू आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, और सारे के सारे डायरेक्टर्स का कंसेंट चाहिए जो भी प्रेजेंट है। तो ये तो बिल्कुल कॉन्ट्ररी बातें हो गई, बिल्कुल विपरीत बातें हो गई, टोटल ऑपोजिट। एक तरफ आप कह रहे हो कि सारे डायरेक्टर्स का कंसेंट, दूसरी तरफ कह रहे हो कि एक बंदे को ऑथराइज कर दो। तो किसको फॉलो करें? 179 को फॉलो करें, 179 सबसेक्शन 3 की बात माने हैं, या 186 की बात माने? तो देखो भाई, यहां पे दो चीजें हैं, इन लॉ के दो इंटरप्रिटेशन है, दोनों 186 के फेवर में जाता है। कौन सा इंटरप्रिटेशन आपको बता दूं? पहला इंटरप्रिटेशन वो ये है कि एक जनरल रूल होता है, एक स्पेसिफिक रूल होता है, एक जनरल लॉ होता है, एक स्पेसिफिक होता है। सेक्शन 179 जनरल लॉ की बात कर रहा था, पावर्स ऑफ बोर्ड के बारे में, और सेक्शन 186 स्पेसिफिक है और सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा है, सिर्फ लोन्स की बात कर रहा है। तो अगर 179 एक जनरल सेक्शन था पावर्स ऑफ बोर्ड के बारे में, और सेक्शन 186 एक स्पेसिफिक सेक्शन है सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, तो ऑब्वियसली सेक्शन 186 क्या कर जाएगा? ओवरराइड कर जाएगा सेक्शन 179 की रिक्वायरमेंट को। तो सेक्शन 179 ओवरराइड कर जाएगा सेक्शन 179 की रिक्वायरमेंट को। ऑन द अदर हैंड, कभी भी अगर लॉ में दो जगह कॉन्ट्ररी बातें लिखी होती है, कभी भी कॉन्ट्ररी बातें लिखी होती है, तो रूल ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन कहता है कि जो स्ट्रिक्टर बात है, जो ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जिसका कंप्लायंस ज्यादा स्ट्रिक्ट है, अगर आप उसको फॉलो कर लोगे तो दूसरा कंप्लायंस तो अपने आप ही हो जाएगा, राइट? दैट इज ऑल्सो देयर। बट खैर यहां पे हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन नहीं लगता, बिकॉज यहां पे दोनों अलग अलग बातें हैं। यहाँ पे दोनों अलग अलग बातें हैं, एक सारे डायरेक्टर्स का कंसेंट चाहिए और दूसरा क्या है कि किसी एक बंदे को आप ऑथराइज कर रहे हो। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक रूल है, जो स्पेसिफिक सेक्शन है, वो ओवरराइड कर देगा जनरल सेक्शन, एंड दैट इज व्हाई सेक्शन 186 विल ओवरराइड द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 179। सेक्शन 186 क्या कर देगा? ओवरराइड कर देगा रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 179। तो आई बिलीव इट इज वेरी वेरी क्लियर, 3 अप्रूवल्स चाहिए, तीनों को दिमाग में बिठा लो। यूनानिमस रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास करना है 186 सबसेक्शन 5, एसआर पास करना है जनरल मीटिंग में अगर 186 सबसेक्शन 2 की लिमिट एक्सीड हो रही है। ऐसा कहां लिखा है? सेक्शन 186 सबसेक्शन 3 में लिखा है।
उसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेप है अप्रूवल ऑफ पीएफआई। ये भी कहां लिखा है, सेक्शन 186 सबसेक्शन 5 में लिखा है। तो कुल मिलाकर 186 सबसेक्शन 2 जहां लिमिट्स दी है, 186 सबसेक्शन 3 जहां पे एसआर की बात की है, और 186 सबसेक्शन 5 जहां यूनानिमस रेजोल्यूशन और पीएफआई अप्रूवल की बात की है। तो ये 3 सबसेक्शंस तो आपको जरूर याद रखना है। तो ये हो गया 3 अप्रूवल्स की बातें। उसके बाद फ्यू कंप्लायंसेस। पहला कंप्लायंस क्या था, कंपनी जो भी लोन्स इन्वेस्टमेंट्स कर रही है दैट शैल नॉट बी हैविंग एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स इंटरेस्ट। लॉजिकल है, कंपनी अगर डिपॉजिट लेके रखा है पब्लिक से, उसका रिपेमेंट में डिफॉल्ट कर रहा है और यहाँ पे लोन्स देते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते जा रहे हैं, नॉट लॉजिकल, तो नहीं करना चाहिए, अलाउड नहीं है। दूसरा बोला मैक्सिमम 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज, ये डिस्कस करना है 186 सबसेक्शन 1। तीसरा बहुत इजी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द गवर्नमेंट यील्ड रेट। कंपनी अगर 3 साल के टेन्योर का लोन दे रहा है तो गवर्नमेंट जो कंपैरेबल सिक्योरिटी है हम उसका देख लेंगे कि उसके 3 साल का टेन्योर का क्या इंटरेस्ट रेट है, उससे ज्यादा या बराबर होना चाहिए। और चौथा मेंटेन रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 189, बहुत ही सिंपल है, खाली लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट डिस्कस करना है। उसके बाद आता है एक्सेप्शंस जो सेक्शन 186 सब सेक्शन 11 में दिया है कि जो बैंकिंग कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, इनका तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उनका तो जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है यही लोन देना है। तो अगर इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से लोन देना है तो सेक्शन नहीं लगेगा। उसके बाद बोला गया कि जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जिनका काम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज है, इसके अंदर अलॉटमेंट ऑफ राइट शेयर्स को भी इंक्लूड किया है, अलॉटमेंट ऑफ राइट शेयर्स, तो यहां भी सेक्शन नहीं लगेगा। उसके बाद बोला गया कि अगर कंपनी अपने होली ऑन सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है तब सेक्शन नहीं लगेगा, बिकॉज होली ऑन सब्सिडीज मतलब जहां पे 100% स्टेक कंपनी का इन्वॉल्व है। और चौथा बोला गया कि जो भी कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, तो यहां भी सेक्शन नहीं लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज की लिस्ट कहां दी है, शेड्यूल 6 में दी है, राइट, शेड्यूल 6 में दी है। अब उसके बाद एक पॉइंट आता है, आई बिलीव क्लियर हो गया, एक्सेप्शंस भी क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है। वन 186 subsection 1, company cannot make investments beyond 2 layers of subsidiaries, between 2 layers, beyond 2 layers of investment companies। अब सबसे पहला सवाल होता है कि लेयर कब कंस्टिट्यूट होगा, लेयर कब कंस्टिट्यूट होगा। तो अगर हम यहां पे बात करें कि लेयर कब कंस्टिट्यूट होगा, तो अगर होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है, अगर होल्डिंग और सब्सिडरी का जो रिलेशन है वो स्टैब्लिश हो रहा है, होल्डिंग सब्सी रिलेशनशिप इज स्टैब्लिश्ड, होल्डिंग सब्सी रिलेशनशिप इज स्टैब्लिश्ड, तो यहां पे क्या होगा, इसे लेयर माना जाएगा। होल्डिंग सब्सी का मतलब आपको पता है, दैट इज अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी का 50% से ज्यादा क्या करता है, शेयर होल्ड करता है, या फिर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल करता है, 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है या फिर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, तो वो होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप कहा जाता है। कि जो कंपनी होल्ड कर रहा है कंपोजिशन ऑफ बीओडी या 50% से ज्यादा शेयर, वो क्या है, होल्डिंग है, और दूसरी क्या है, उसकी सब्सिडरी है। तो अगर होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है तो वो क्या माना जाता है कि लेयर माना जाता है। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, एक तो ये हो गया कि कंपनी खुद इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, एक तो ये हो गया कि कंपनी खुद इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, बट कंपनी क्या करती है, खुद इन्वेस्टमेंट्स नहीं करके अपनी सब्सिडरीज के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट्स कराती है, सब्सिडरीज के थ्रू भी क्या करती है, इन्वेस्टमेंट्स कराती है। तो मान लो कंपनी ने यहाँ पे लेयर 1 बनाया, कंपनी ने यहाँ पे क्या बनाया, लेयर 1 बनाया, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट लेयर 1 के थ्रू कराया, अलाउड है, मतलब कंपनी की सब्सी तो वो लेयर 1। अब सब्सी की भी सब्सी वो क्या हो गया, लेयर 2, सब्सी की भी सब्सी वो क्या हो गया, लेयर 2, कंपनी की सब्सी लेयर 1, सब्सी की भी सब्सी क्या हो गया, लेयर 2। अब बोला गया है कि अगर कंपनी लेयर 1 के थ्रू इन्वेस्टमेंट करा रही है, अलाउड है, लेयर 2 के थ्रू इन्वेस्टमेंट करा रही है, अलाउड है, मतलब सब्सी के थ्रू अलाउड है, सब्सी के थ्रू अलाउड है, बट इसके नीचे अलाउड नहीं है, इसके नीचे अलाउड नहीं है। लेयर 3 अलाउड नहीं है, लेयर 3 अलाउड नहीं है, लेयर 4 अलाउड नहीं है। तो कंपनी क्या कर रही है, अपने सब्सी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करा रही है, सब्सी के थ्रू अलाउड कर रही है, तो वहां अलाउड है, उसके बियॉन्ड अलाउड नहीं है। that is called as the concept of layers of investment, section 186 subsection 1, कि कोई भी कंपनी क्या नहीं कर सकता, 2 layers of investment subsidiaries के बियॉन्ड जाकर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी दिए हैं, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी दिए हैं। पहला एक्सेप्शन है फॉरेन सब्सिडरी, और उस देश के अंदर ये सेक्शन 186 का कानून एप्लीकेबल ही नहीं होता।
तो अगर एक फॉरेन सब्सिडरी है और उस देश के अंदर क्या नहीं हो रहा, सेक्शन 186 का जो कानून है वो एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा, तो वहां पे ये जो लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है ये एप्लीकेबल नहीं होगा, दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल। सो जो दूसरा एग्जाम्पशन दिया है सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 के अंदर, दैट इज सब्सिडरी कंपनी इज हैविंग द इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लॉ। अगर सब्सिडरी कंपनी का कोई इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी है किसी लॉ की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो वहां भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो याद रखना यहां पे जो एक्सेप्शंस 1 एंड 3 मैंने दिया है, जो एक्सेप्शंस 1 एंड 3 मैंने दिया है, ये 186 सबसेक्शन 1 के एग्जाम्पशंस है, 186 सबसेक्शन 1 के एग्जाम्पशंस। याद रखना 186 सबसेक्शन 11 में जो एक्सेप्शंस था वो जनरली सेक्शन का एक्सेप्शन था, और यहां पे ये जो दो एक्सेप्शंस हैं ये सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 का एक्सेप्शन है। 186 सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा था कि कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही बियॉन्ड 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज, कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती बियॉन्ड 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज। इसका दो एक्सेप्शन है, पहला फॉरेन सब्सिडरी दैट इज इंडिया के बाहर क्या किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और वहां पे रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल ही नहीं है सेक्शन 186 के। और दूसरी चीज सब्सिडरी का कोई इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी है या कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है किसी इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी में टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लॉ, कोई लॉ का रिक्वायरमेंट पूरा किया जा रहा है, तब भी क्या है, लेयर्स ऑफ सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। एक तीसरा एग्जाम्पशन मैंने और दिया है जिसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। स्टार मार्क क्यों कर रहा हूं, बिकॉज ये सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 में नहीं दिया है। This was by a recent notification. This is not in 186 subsection 1. Banking companies, NBFCs, investment companies and government companies can make investments beyond 2 layers of subsidiary. Banking companies, NBFCs, investment companies और government companies को exemption दिया गया है कि ये दो लोग क्या कर सकते, ये सारे लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं beyond 2 layers of subsidiaries. बाकी ये जो layers of subsidiary का कॉन्सेप्ट है ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें और ज्यादा दिमाग मत लगाना, बिकॉज ये इतना डिटेल टॉपिक है कि इसके ऊपर 2 घंटे का डिस्कशन भी पॉसिबल है। सिर्फ इतना याद रखना कि कंपनी कैन नॉट मेक इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज। लेयर मतलब जहां होल्डिंग सबसे रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है, राइट और एक्सेप्शंस क्या क्या है, जहां इन्वेस्टमेंट फॉरेन सब्सिडरी में हो रही है, जहां लॉ एप्लीकेबल नहीं है, दूसरा सब्सिडरी कंपनी का कोई इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी है ओनली टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, और तीसरा एक्सेप्शन जो कि नोटिफिकेशन के थ्रू आया है कि जो बैंकिंग कंपनीज है, एनबीएफसीज है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज है, दे कैन मेक इन्वेस्टमेंट्स बियॉन्ड 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज एज वेल, राइट। तो कुल मिलाकर आपको सब सेक्शंस कितने याद रखना है, 186 सबसेक्शन 1 याद रखना है, सबसेक्शन 2 याद रखना है, 3 याद रखना है, 5 याद रखना है, 11 याद रखना है, सब सेक्शन और याद नहीं रखना है। सबसेक्शन 1 क्या था, सबसेक्शन 1 वाज दैट ए कंपनी कैन नॉट मेक इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज, 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज। सबसेक्शन 2 क्या था, जहां पे लिमिट दिया हुआ है 60% 100% वाला। सबसेक्शन 3 मतलब पास एसआर, सबसेक्शन 5 मतलब यूनानिमस रेजोल्यूशन इन द बोर्ड एंड पीएफआई अप्रूवल, एंड सबसेक्शन 11 आता है एक्सेप्शंस टू सेक्शन 186, राइट। तो सबसेक्शन 1 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सबसेक्शन 2 60% 100%, सबसेक्शन 3 एसआर की रिक्वायरमेंट, सबसेक्शन 5 यूनानिमस रेजोल्यूशन पीएफआई अप्रूवल, सबसेक्शन 11 एक्सेप्शंस। कुल मिला के क्या याद रखोगे, सबसे पहले 185 वर्सेस 186 का डिफरेंस, उसके बाद 3 अप्रूवल्स, फ्यू कंप्लायंसेस, एक्सेप्शंस। 3 अप्रूवल्स क्या क्या थे, यूनानिमस रेजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग, एवरी ट्रांजैक्शन। सेक्शन 189 79 के रिक्वायरमेंट को ओवरराइड कर देगा और 3 ही जगह यूनानिमस रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। दूसरा पास एसआर इन जनरल मीटिंग इफ द लिमिट्स गिवन इन सेक्शन 186 सबसेक्शन 2 इज एक्सीडेड, ऐसा कहां लिखा है, 186 सबसेक्शन 3 में लिखा है। और तीसरा अप्रूवल ऑफ पीएफआई दैट इज 186 सबसेक्शन 5 में लिखा है। फ्यू कंप्लायंसेस क्या क्या थे कि कंपनी जो भी लोन्स इन्वेस्टमेंट कर रही है उसका कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन द पेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑब्लिक इंटरेस्ट। दूसरा मैक्सिमम 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज। तीसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू द गवर्नमेंट यील्ड रेट। चौथा मेंटेन रजिस्टर अंडर सेक्शन 189। एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जिनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम ही लोन्स देना है उनके ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। इन्वेस्टमेंट कंपनीज के ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी राइट शेयर्स अलॉट करती है तो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। कंपनी जब होल्डी ऑन सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट करती है तो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। अगर कंपनीज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, राइट। उसके बाद हमने 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम और 100% ऑफ फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसके एक प्रॉपर इलस्ट्रेशन डिस्कस किया। और उसके बाद अप्रूवल ऑफ पीएफआई दो सिचुएशंस में चाहिए, 186 सबसेक्शन 5 लोन फ्रॉम पीएफआई इज टेकन, डिफॉल्ट इज मेड इन रीपेमेंट एंड सबसिस्टिंग, या फिर लोन फ्रॉम पीएफआई इज टेकन एंड लिमिट्स अंडर 186 सबसेक्शन 2 आर एक्सीडेड। और उसके बाद हमने 186 सबसेक्शन 1 का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि कंपनी क्या नहीं कर सकती, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती बियॉन्ड 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज, राइट। और एक्सेप्शंस क्या क्या है, फॉरेन सब्सिडरी कंपनीज हैविंग इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, या और साथ ही साथ बैंकिंग कंपनीज, एनबीएफसीज, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज कैन मेक इन्वेस्टमेंट इवन बियॉन्ड 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज। और 185 वर्सेस 186 का जो डिफरेंस है वो भी आप क्या करने वाले हो, याद रखने वाले हो।
179 के साथ जो इसका कोरिलेशन है वो भी क्या करने वाले हो, याद रखने वाले हो, राइट। अब देखना ये जो सेक्शन है आप इसे बुक से नहीं करोगे, बुक से आप सिर्फ और सिर्फ एक बार रीडिंग कर लोगे, बुक से आप सिर्फ एक बार रीडिंग कर लोगे लैंग्वेज पर्पस के लिए। तो वंस यू विल रीड फ्रॉम द नोट्स फॉर द लैंग्वेज पर्पस, और जो अच्छी लाइन लग रही है आपको यहीं पे चार्ट पे इनकॉर्पोरेट कर लेना जो हमने नोट्स बनाया है, और इस सेक्शन को आपको पूरा पूरा हमारे नोट्स से ही स्टडी करना है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो और बिलीव करता हूं कि अब सेक्शन क्रिस्टल क्लियर हो गया है।